कैसे हैं? आपका फिर से स्वागत है मेरे अंकुर बिजावत यूट्यूब चैनल पे। अंकुर बिजावत होम्योपैथिक चैनल पे आपका स्वागत है। आज का मैं केस टॉपिक लेके आया हूँ बालों के ऊपर, गंजापन के ऊपर। इस बीमारी को हम लोग एलोपेशिया बोलते हैं, बाल झड़ना बोलते हैं, बालों का पतला होना बोलते हैं और बालों में पैचेस हो जाना बोलते हैं। तो फ्रेंड शुरू करते हैं। एलोपेशिया एक ऐसी बीमारी है जो आजकल हर दूसरे आदमी में या दूसरी फीमेल में मिलती ही मिलती है। भले वो 10 साल है, 15 साल है, 60 साल है, सब अपने झड़ते हुए हेयर फॉल से परेशान है। अपने हेयर फॉल का निदान ढूंढने की कोशिश करते हैं पर वो उसमें सक्सेस नहीं हो पाते हैं। यंग बच्चे तो डिप्रेशन तक, स्ट्रेस तक में चले जाते हैं, इतना ज़्यादा हेयर फॉल होता है। मेरे पास क्लिनिक में बच्चे आते हैं तो बैग लेके आते हैं, उस बैग में महंगे से महंगे तो उनके पास शैम्पूज होते हैं, ऑयल्स होते हैं। अमेजोन के उनके चैनल के ऊपर, अमेजोन के उनके बॉक्स के अंदर इतने सारे उनको शैम्पूज मिल जाते हैं जो उन्होंने रख रखे हैं कि हम आगे खरीदेंगे उनको। पर वो समझ नहीं पाते हैं कि हेयर फॉल उनका क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हो रहा है, क्या कारण की वजह से हो रहा है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में उन चीज़ों को सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। अगर आप लोग समझदार हैं, आप लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको समझाऊंगा क्या क्या चीज़, क्या क्या कारण है, मैं आपको उसका निदान भी बताऊंगा, मैं आपको खाने पीने के बारे में भी बताऊंगा, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और आप खुद समझ पाएंगे कि इस बीमारी में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। मेनली हमने देखा है एलोपेशिया बीमारी जो हेयरफॉल है वो एनाजेनिक हेयरफॉल में भी पाया जाता है और वो टीलोजेनिक हेयरफॉल में भी पाया जाता है। एनाजेनिक जो हेयरफॉल है वो बड़ी बीमारियों में मिलता है, जैसे कोई कैंसर का, उसको कैंसर हो गया है, कैंसर डायग्नोस हो गया है और वो कीमोथेरेपी ले रहा है। अगर वो कीमोथेरेपी लेता है तो उसके जो छोटे छोटे बाल है जो अभी अभी उगे हैं वो झड़ने लग जाते हैं। वो झड़ता है या तो कोई बड़ी बीमारी में, कोई आपका बड़ा ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई आपको बड़ी बीमारी हो गई है, उसमें भी ये हेयरफॉल होना स्टार्ट हो जाता है। पर इस बीमारी में अगर वो ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है तो धीरे धीरे करके वापस ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। फिर सेकंड बात आती है टीलोजेनिक हेयरफॉल। ये मेन हेयरफॉल है, इसके अंदर बहुत ज्यादा हेयरफॉल होता है और वंस एक बार हेयरफॉल होना स्टार्ट हो जाता है तो वो फिर पैचेस बनाना स्टार्ट हो जाता है। आप लोग देखेंगे कि आपका हेयरफॉल का पैटर्न चल रहा है, या तो वो फ्रंटल हेयरफॉल होगा जिसको हम हेयरलाइन बोलते हैं, इनको हेयर पिलर्स बोलते हैं। अमूमन जो हेयरफॉल है यंग बच्चों में स्टार्ट होता है वो यहीं से चालू होता है, फिर वो धीरे धीरे पीछे की तरफ जाने लगता है, ऑक्सीपिटल एरिया में होना स्टार्ट हो जाता है। लेडीज का भी हेयरफॉल यहीं से होना स्टार्ट होता है, धीरे धीरे वो पीछे की तरफ जाने लगता है, आगे का बाल पतला हो जाता है और वो लंबा होना स्टार्ट हो जाता है। वंस वो लंबा होता है तो कच्चा हो जाता है, कच्चा होता है तो झड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो टीलोजेनिक हेयरफॉल फीमेल्स का मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है, वो प्रेगनेंसी चल रही है, प्रेगनेंसी में उसको हेयरफॉल होना स्टार्ट हो जाता है, प्रेगनेंसी के बाद हेयरफॉल होना स्टार्ट हो जाता है, उसको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है। कोई भी लेडी 21 दिन की दवाई ले रही है, हार्मोनल थेरेपी ले रही है, उसको हेयरफॉल होने स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा होगा थायराइड में, डायबिटीज में, बीपी में, कोलेस्ट्रॉल में, आजकल इतनी बीमारियां, सब चीज शरीर पे हेयरफॉल पे असर करने लग जाती है। इसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जिसमें विटामिन डी, कैल्शियम, मिनरल्स, बायोटीन, ये अपने शरीर में कम हो जाते हैं। अनुमान हमने देखा है कि हेयरफॉल का यही कारण निकलता है। फिर कारण होता है लोकल कारण। लोकल कारण में हम लोगों को पेशेंट को डायग्नोस करना पड़ता है। जैसे आज कोई बच्चा मेरे पास क्लिनिक में आया, जैसे फॉर एग्जांपल 20 साल का बच्चा मेरे पास आया कि डॉक्टर साहब मेरे बहुत हेयरफॉल हो रहा है, मेरे को बहुत इचिंग होती है बालों में, इतनी इचिंग होती है कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो इचिंग कर करके बाल झड़ा देता है, वाइट वाइट पपड़ियां झड़ने लग जाती है। इस बीमारी को हम लोग डर्मेटाइटिस बोलते हैं, सिबोरिक डर्मेटाइटिस। और सोराइसिस, सोराइसिस में बहुत सीवियर हेयरफॉल होता है, पेशेंट बहुत परेशान होता है। इन लोगों को अगर लोकल चीज़ों को हम लोग ठीक कर देते हैं तो पेशेंट को काफ़ी आराम मिलने लगता है। मैं पेशेंट को चेक करता हूँ, चेक करके मैं उसको डायग्नोस करता हूँ। जैसे उसको सिबोरिया है तो मैं उसको समझाता हूँ भाई ये डैंड्रफ नहीं है, उनको लगता है ये तो डैंड्रफ है, पर डैंड्रफ का स्टिकी होती है। अपन खुजली करते हैं ना तो अपने नाखूनों में जम जाती है, जितनी खुजली करते हैं उतनी वो निकलने लग जाती है, ज्यादा खुजली करते हैं तो जलन होना स्टार्ट हो जाती है, फिर हेयरफॉल होना स्टार्ट हो जाता है। पेशेंट बड़ा परेशान होता है, मार्केट से शैम्पू ले आएगा, ऑयल ले आएगा, बार बार चेंज करेगा, बार बार चेंज करेगा, हेयरफॉल की साइकिल बनती जाएगी और वो रास्ता चला जाएगा, उसको रास्ता नहीं मिलता। मैं उनको ये सारी चीजें समझाता हूँ, सारी बातें समझाता हूँ। इसके लिए मैं मेरे खुद के ऑयल्स बनाता हूँ, मैं सरसों के तेल में भी बनाता हूँ, खोपरे के तेल में भी बनाता हूँ। इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत सेफ है। इसके साथ साथ मैं इनको एक रोलर देता हूँ। ये रोलर बहुत ईजी रोलर है, ये आपके जो हेयर्स के अंदर
ब्लड सर्कुलेशन क्लॉग हो जाता है, रुक जाता है, उसको चलाता है। धीरे धीरे मैं कहता हूँ पेशेंट को इसको रोल करो, इससे मिनिमम हेयर फॉल होता है, हेयर लॉस नहीं होता है, ये डीपली पेनिट्रेट कर जाता है और चिपकी हुई जो फंगस डैंड्रफ होती है उसको ये हटा देता है, अडेयर कर देता है। ये आप सब अपने आप मत करना, ये मैं नॉलेज के लिए दे रहा हूँ आपको। होम्योपैथी में बहुत ब्यूटीफुल मेडिसिन आती है, एक से बढ़कर एक मेडिसिन आती है इस चीज़ों को ठीक करने के लिए। जैसे मेल पैटर्न बार्डनेस है, अब मेल पैटर्न बार्डनेस में क्या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आगे जाके डीएचटी में बाइंड करता है। डीएचटी एक हार्मोन है जो कि टेस्टोस्टेरोन बाइंड करता है एक रिसेप्टर के साथ और डीएचटी बनाता है। डीएचटी हार्मोन से पहले भी एक स्टेज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एसएचबीजी हार्मोन। एसएचबीजी हार्मोन सेक्स बाइंडर होता है, ये एक्टिव और पैसिव दो अलग अलग फॉर्म में मिलता है। इसको रोकने की भी होम्योपैथिक में दवाई आती है, डीएचटी को ब्लॉक करने की होम्योपैथिक में दवाई आती है और इफेक्टिव ब्लॉक करने की दवाई आती है। मार्केट में तो प्रोडक्ट्स है, आप डीएचटी के नाम से खरीद तो लाते हो, महंगे महंगे प्रोडक्ट्स ले भी लेते हो, कोई असर करता है कोई नहीं करता, पर लेते हो जब तक असर करता है, उसका लॉन्ग टर्म असर नहीं होता। लॉन्ग टर्म असर अगर आपको चाहिए तो वो लॉन्ग टर्म असर होम्योपैथिक में मिलता है। होम्योपैथिक में बहुत ब्यूटीफुल मेडिसिन आती है, जैसे फीमेल हेयर पैटर्न होता है, बाल्डनेस होने लग जाती है, तो हम लोग उसमें सीपिया, पल्सेटिला और सेलेनियम देते हैं। मेल पैटर्न बाल्डनेस हो जाती है, जैसे मैंने आपको कहा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है, जब अपन प्यूबर्टी एज में वयस्क होते हैं तो अपनी बॉडी को मस्कुलाइन बनाता है, अपनी जो आवाज है उसको भारी करता है, बालों को मोटा करता है और अपने अंदर मस्कुलाइनिटी देता है, पर यही हार्मोन धीरे धीरे जाके अपना दुश्मन बन जाता है। एलोपैथिक में इसके लिए फिनेस्टेराइड दवाई आती है, पर फिनेस्टेराइड दवाई आपकी सेक्स पावर कमजोर कर देती है। होम्योपैथिक में ऐसा कुछ नहीं आता। कई पेशेंट्स आते हैं, मैं उनको समझाता हूँ तो कहते हैं डॉक्टर साहब ऐसा काम आप मत करना। मैं पहले उनका विश्वास जीतता हूँ, उनका स्ट्रेस कम करता हूँ, उनको सारी बात बताता हूँ। एक स्ट्रेस थेरेपी, क्योंकि हमने देखा है बाल जिसके झड़ते हैं ना, वो इतना ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, इतना ज्यादा मेंटली भी फिजियोलॉजिकल भी इतना स्ट्रेस हो जाता है, उसको समझ ही नहीं पाता क्या करें। आधा तो वो इधर उधर की चीजें खरीदता है, उसमें इसके हेयरफॉल होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं उसको समझाता हूँ, इन चीजों को समझाने के बाद मैं उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करता हूँ। तो मेल पैटर्न में लाइकोपोडियम करके बहुत अच्छी दवाई आती है और नेट्रम्यूर करके बहुत अच्छी दवाई आती है। अगर आपके हेयरफॉल डेंड्रफ के साथ है तो उसमें मिजेरियम करके बहुत अच्छी दवाई आती है, वो बहुत बढ़िया काम करती है। और बायोकेमिक में कॉम्बिनेशन आता है जिसको हम लोग 20 नंबर कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अगर आपके बाल व्हाइट हो गए तो एक वाइस बादन करके दवाई आती है। वाइस बादन एक लेक है, यूरोप में मिलता है, उस लेक के पानी को लेके हम पोटेंटाइज करके दवाई बनाते हैं। पर व्हाइट बाल ये मैंने देखा है कि रुक जाते हैं, व्हाइट बाल वापस ब्लैक नहीं हो पाते, पर व्हाइट बाल बढ़ने बंद हो जाते हैं एडल्ट एज में ना। मैं फिर डाइट भी बताऊंगा आगे आपको किससे फर्क पड़ता है। अच्छा, फिर एक रोजमेरिनस करके दवाई आती है, रोजमेरिनस बहुत बढ़िया दवाई है, हेयर फॉल को कंट्रोल करती है। जबरंडी दवाई आती है, बहुत अच्छी दवाई। और ये लोग केस, ये चीजें आप केस लेंगे, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपका केस लेगा, वो आपको प्रॉपर मेडिसिन देगा, आपको लोकल प्रॉब्लम है तो आपको ऑयल शैम्पू देगा, इन सब चीज़ों से आपको फायदा होगा। ठीक है। और अब मैं आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू का पार्ट बताने जा रहा हूँ कि क्या न्यूट्रिशन लेने से और क्या न्यूट्रिशन की कमी से बालों पे क्या क्या नुकसान होता है। सबसे पहला कारण है न्यूट्रिशनल माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब अपन जो प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए बॉडी के अंदर, जैसे सिंपल आप आजकल अपनी थाली में क्या है, सुबह उठे पोहे खा लिए, चाय पी ली, बिस्किट खा लिया, दिन में गए 2 चपाती आलू खा लिया, शाम को चाय के साथ बिस्किट खा लिए, रात को मैगी खा ली, पास्ता खा लिया, बाहर का खाना खा लिया, कचौरी खा ली, समोसे खा लिया। ये आपकी जो थाली है ना, इसके अंदर जो आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है, जीरो न्यूट्रिशनल वैल्यू। अपने को तो लगता है अपन बहुत अच्छा न्यूट्रिशन खा रहे हैं। बॉडी में अगर कुछ भी होता है ना तो शरीर सबसे पहले बाल झड़ना चालू करता है। अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है आपके शरीर में तो आपके सबसे पहले बाल झड़ने लग जाएंगे। तो आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लीजिए, आप दूध दूध पे फोकस करिए, दही छाछ पे फोकस करिए, पनीर पे फोकस करिए। अगर आप सुबह इसका नाश्ता लेंगे, अंकुरित मूंग मोट चना सलाद डाल के सुबह सुबह आप खाएंगे तो इससे आपके बॉडी में बहुत अच्छा प्रोटीन मिलेगा। जैसा कि आपने समझा है, बाल प्रोटीन, केराटिन का 90% केराटिन है, बाल का जो स्ट्रैंड है 100% प्रोटीन है। प्रोटीन अच्छा लेने से बालों पे बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। लेडीज में आयरन जिंक की बहुत कमी हो जाती है। आयरन जिंक को कंबाइन बढ़ाने के लिए, आयरन एक तरह से ऑक्सीजन कैरियर होता है, अगर आपके आयरन कम है तो बालों में ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जा पाती, इससे वो झड़ने लग जाते हैं। और आयरन को ऑब्जॉर्व कराने के लिए नींबू लेना बहुत जरूरी है। नींबू विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। तो आयरन, जिंक, बायोटिन, बायोटिन के अंदर आप लोग तो विटामिन सी, एक विटामिन डी, ठीक है, ये लीजिए, एक विटामिन ई लीजिए। ये सब फ्रूट्स में पाया जाता है, जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं इनको खाना स्टार्ट करिए। ये सब आपके प्रॉपर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाते हैं। अगर यही आपके शरीर में कम रहेंगे तो आप प्रॉपर
डाइट नहीं ले पाएंगे। अच्छा, विटामिन सी का रिच सोर्स फ्रूट्स होते हैं। विटामिन डी के लिए मैंने दूध बता दिया, दूध है, केले के अंदर मैग्नीशियम होता है, फ्रूट्स हैं, गुआवा है, ये सब बहुत अच्छे रिसेप्टर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, बाइंड करते हैं, बालों को बहुत इंप्रूवमेंट करते हैं, बालों की ग्रोथ बढ़ाते हैं, बालों का घनापन बढ़ाते हैं। इनके अंदर स्ट्रेस को कम करने की ताकत होती है। आप लोग स्ट्रेस पे फोकस करिए, जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे उसके लिए योगा प्राणायाम पे फोकस करें। जितना योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे, वॉक करेंगे, अच्छा आराम मिलेगा। नई नई दवाइयाँ मत ट्राई करिए, बालों पर नए ऑयल शैम्पू ट्राई करने से बहुत ज़्यादा हेयरफॉल होना स्टार्ट होता है। बॉडी उनको एक्विस्टेंड होने में टाइम लगाती है, हेयरफॉल होता है। जब तक अपन एडजस्ट करते हैं, फिर अपन कोई दूसरी चीज़ देख लेते हैं, फिर दूसरी चीज़ ले आते हैं। सबसे अच्छा बालों में सरसों और खोपरे का तेल होता है, इससे अच्छा कुछ भी नहीं होता है। खोपरे का तेल गर्मियों में लगाइए और सर्दियों में सरसों का तेल लगाइए, हल्के हल्के हाथ से मालिश करिए। सोराइसिस में ऑयल नहीं लगाया जाता है। ये सब छोटी छोटी बारीक बातें हैं, ये सब आप अगर डॉक्टर को विजिट करेंगे तो वो समझाएंगे। कुल मिला के प्रोटीन पे फोकस करिए, आयरन पे फोकस करिए, बायोटीन पे फोकस करिए, जिंक पे फोकस करिए, ओमेगा 3 पे फोकस करिए। ओमेगा 3 एक तरह से बहुत अच्छा लुब्रिकेशन का काम करता है। विटामिन डी लीजिए, विटामिन ई लीजिए, ठीक है। और सबसे जरूरी, वाटर इनटेक बढ़ाइए। वाटर इनटेक से आपको बहुत अच्छा वाटर हाइड्रेशन मिलेगा। हाइड्रेशन भी क्या करता है, एक तरह से पानी जितना अच्छा शरीर में रहेगा तो बालों को अच्छा ऑक्सीजन सप्लाई मिलने लग जाती है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए, ये सब डाइट लीजिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉलो करिए। कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपको ये मेरा चैनल और मेरी मेहनत पसंद आई है तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और फॉलो करिए। नमस्कार।